हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र के हाफ ईयरली एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने जा रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने राइट साइड में आपके सामने बना के रख रखी है, तो सभी क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। और आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपने क्या करना, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उस पर रेगुलर हम सभी विषयों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जुड़ के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का हाफ ईयरली का पेपर लेने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पे दिए हैं। स्क्रीन को मैं आगे कर देता हूँ। देखिए सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको क्वेश्चन सारे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन हमारे दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। साथ में हमने जो आंसर शीट बनाई है उसमें भी हमने सारे क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे साइड कर देंगे और सिर्फ कंप्लीट स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे हम इसको लेके जाएंगे ताकि आपको क्या देखने में कोई इशू ना हो और आप पूरा पेपर अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज आप क्वेश्चन पढ़ना और आगे देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो आंसर दिया हुआ है केन्स। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। इसमें से गलत कथन बताना है आपको, तो आपने पढ़ लेना है। सही कथन गलत कथन हमने सारे लिख रखे हैं। उसके बाद अगला है अनधिमान वक्र को वस्तुओं के बीच संबंध दिखाते हैं। उत्तर दिया हुआ है, यहाँ से आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है परिवर्तनशील अनुपात के नियम क्या है? आपातकालीन शब्द है इसका। ठीक है, ऑप्शन दिए, यहाँ से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसका निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है आपने। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, रीजन भी दिया है किस लिए सही है, देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। बजट रेखा का सूत्र क्या होता है? तो बजट रेखा का सूत्र क्या होता है? सामने दिया हुआ है, एम इक्वल टू पी वन इंटू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू। ठीक है, नीचे सभी दे रखे एम पी और एक्स क्या होते हैं, एक्स वन एक्स टू क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। साथ ही आपने क्या करना है, इस वीडियो को जहाँ पे हम थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएं और आप लोग बोर ना हो। और आपने क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको वो करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इजीली आराम से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पूर्ण पूर्ति बिंदु किसे कहते हैं? तो पूर्ण पूर्ति बिंदु की डेफिनेशन दे रखी है, आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ दे रखी है और सूत्र भी साथ में दे रखा, क्यू बराबर एफ डायग्राम एल इन टू के। ठीक है, क्यू उत्पादन हो गया, एल श्रम हो गया और के पूंजी हो गया। ठीक है, ये सब दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता कहते हैं मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी परिभाषा हमने यहाँ दे रखी है, आपने पढ़ लेना अच्छे से। अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। अवसर लागत क्या होता है ये आपने तैयार कर लेना है। आंसर दिया, अवसर लागत क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं अवसर लागत। उसका आपातकालीन और दीर्घकालीन में अंतर क्या है? ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर क्या है? तो अल्पकाल क्या होता है? शॉर्ट टर्म कहते हैं इसे। ठीक है, और दूसरा दीर्घकाल लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा दे रखी है, आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांग की लोच से क्या समझते हैं? मांग की लोच से क्या समझते हैं? मांग की लोच क्या होती है ये आपको बताना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये आपने क्या करना, पढ़ लेना है इसकी परिभाषा को पूरा। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आपने क्या करना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप चैनल पर आपको रेगुलर सारी वीडियोज़ और सारे सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। और आपने क्या करना है, वहाँ से आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप और भी तैयारी कर सकते हैं अपनी। इसके अलावा औसत लागत और सीमांत लागत के लागत में संबंध को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेखा चित्र नहीं बनाया हुआ है, लेकिन आपको पूरा औसत लागत और उसकी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से कर लेना। बाकी आपने एनसीईआरटी बुक के थ्रू इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसका रेखा चित्र भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम ये लिखा हुआ है, आपने इसको पूरा पढ़ लेना है। आगे देखिए 11, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? ठीक है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र की 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था, 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेनी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को संचित्र वर्णन किए। तो यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपात के नियम मैंने दे रखा है और संचित्र चित्र आपने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से देख लेना है। बाकी मैं चित्र यहाँ पे एक भी नहीं दिए हैं और बाकी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे क्लियर करा रखे हैं इसमें। ठीक है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, ये आपने उसके अंधिमान
वक्र को तालिका सहित वर्णन कीजिए। अंधिमान वक्र क्या होता है? इनडिफिशियंस कर्व जिसे कहते हैं, इसका क्या सचित्र वर्णन करना है आपने, ठीक है। तो पूरी डिटेल दी है, विशेषता बता रखी है इसकी, बाकी परिभाषा दे रखी है, साथ में एक तालिका के द्वारा भी आपको समझा रखा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। संयोग वस्तु x और वस्तु y, ठीक है, इस प्रकार से दिया। उसके अगला क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच की श्रेणियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पूर्ति की लोच की श्रेणियों का विस्तार से वर्णन करना है आपने, ठीक है। पूर्ति की लोच इलास्टिक ऑफ सप्लाई की 5 श्रेणियां होती, कौन कौन सी? पूर्णतः लोचदार प्रतिपूर्ति, एक निश्चित कीमत दे रखा है, अधिक लोचदार प्रतिपूर्ति, हाईली इलास्टिक सप्लाई, और इकाई लोचदार पूर्ति, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना इजीली अच्छे से। और बलोचदार पूर्ति, ठीक है। उसके बाद है पूर्णतः बलोचदार पूर्ति, ये सब आपने पढ़ लेना। उसका खंड भाव आता है, इसमें क्या है आपका देख लीजिए सभी क्वेश्चन, इसमें भी बहुविकल्प प्रश्न है कुछ, इनको आपने देख लेना। अच्छा, के उत्पादन में गन्ने के उत्पादन में गन्ना, ठीक है। उसके बाद एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक होंगे, क्या होंगे? फॉर्मूला दिया है, ये आपका राइट आंसर है। सिर्फ यहाँ पे राइट आंसर दिए गए हैं, आपने पेपर मैंने आपको पीछे दे रखा है, पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, या आप वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाके भी क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक या उपकरण नहीं है, ये आपको बताना है, नीचे दिया हुआ है, आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है आपने यहाँ पे पढ़े, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। दोनों कथन पढ़ने हैं आपने, उसका सही विकल्प चुनने हैं। उसके बाद जीएनपी को परिभाषित किया। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है इसे, ठीक है। बाकी परिभाषा नीचे दे रखी है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। उसका आयकर किस प्रकार का कर है, ठीक है। तो आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स, जो इनकम पे टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष रूप से लगता है, इसे कहते हैं आयकर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? तो सीधी सी बात है 1 माइनस होती है, सीमांत उपभोग तो 1 माइनस करेंगे तो 0.025 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सूत्र क्या है ये मैंने आपको दे रखा है, MPC और MPS बराबर 1 होता है, ठीक है, प्लस करके, ठीक है। उसके बाद सीमांत बचत कितनी होगी? 0.25 होगी। आगे बढ़ते हैं, एनएनपी पर प्रकाश डालिए, ठीक है। एनएनपी पे आपको प्रकाश डालना है, क्या होता है एनएनपी बताना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इसे, एनएनपी, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना। एनएनपी के लिए ये फॉर्मूला दिया भी होता है, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट, ठीक है। दोहरे संयोग का अर्थ क्या है? दोहरे संयोग मतलब डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स, ठीक है। दोहरा संयोग इसे कहते हैं, कोइंसिडेंस, ठीक है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, ठीक है। इसकी परिभाषा दी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये आपने यहाँ देख लेना है और इस पर क्या करना है वो कर देना, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, MPC जिसे कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, फॉर्मूला आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर क्या होता है? बैंक रेट, इस पर ब्याज मिलता है किसके द्वारा? RBI, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा, जैसे भारत में RBI है, ठीक है। वाणिज्य बैंकों को क्या मिलता है? लोन मिलता है, ब्याज मिलता है, उसको कहते हैं, ठीक है, जो ब्याज दर होती है उसके। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। बाकी आंसर सारे दे रखे हैं, आपने यहाँ से पढ़ लेना। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाना आपने, ठीक है। उसके बाद स्टॉक और प्रवाह में भेद कीजिए। स्टॉक और प्रवाह में भेद कीजिए। स्टॉक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है प्रवाह। प्रवाह वह चर है जिसमें एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है, ठीक है। उदाहरण, नल से बहता पानी, राष्ट्रीय आय, निवेश, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण दे रखे आपने यहाँ से पढ़ लेना है। बहुत इजी वे में आंसर लिख रखे हैं आपने, आपने क्या अच्छे से तैयार जरूर कर लेने एग्जाम से पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, गुणक को सूत्र सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। आगे सवाल दिया हुआ है, इसको कर लेना। तो गुणक क्या होता है इसकी परिभाषा दे रखी है, उसका सूत्र दे रखा है, ठीक है, आपने देख लेना है। उसका हल जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल दे रखा है, आपने इसको क्या करना है पूरा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है, क्लियर। इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट या परेशानी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको पूरा समझा भी दूंगा आपको। अगला देखिए क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय आय की गणना की कोई एक विधि बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या होती है? व्यय विधि भी होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना अच्छे से। अगला देखिए, इसके अलावा घटक, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये सब टर्म्स दिए गए, इनको पढ़ लेना। और नीचे सूत्र दिया है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयों की विशेषता कीजिए, व्याख्या कीजिए, सॉरी, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? बैटर सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है, बैटर सिस्टम कहते हैं। दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। उसके बाद है वस्तुओं का विभाजन संभव ना होना, मूल्य संचय का अभाव,
भविष्य के भुगतान स्थगित भुगतान में कठिनाई। और अगला है केस स्टडी के आधार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये केस स्टडी आपने पढ़ रखी होगी, उसके आधार पर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, भारत के सार्वजनिक ऋण में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका तो अनुच्छेद जो है उसके बारे में बता रखा है, यहाँ डिटेल दे रखी है, आपने यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, केस स्टडी के आधार पर। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे पूरा लिख रखा है हमने, तो इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद उधार से क्या तात्पर्य है, ठीक है, बोरोइंग क्या होता है, उधार क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला है आईएमएफ ने क्या चेतावनी दी है। ठीक है, आईएमएफ ने क्या चेतावनी दी है, ये आपने बताना। ये तीनों प्रश्न किससे रिलेटेड है, केस स्टडी से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपने करना है इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसी के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल 28 क्वेश्चन दिए गए इस क्वेश्चन पेपर में। आपने क्या ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने, ये केस स्टडी दी थी। ठीक है, इसको आपने करना अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से चालू कर देनी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।